Work hard in silence. Let success make the noise. And that is the thought for the day. Welcome to Smartly, and thank you for joining me for what I believe will be an enriching session for all of you. In our vocabulary session, we discuss some very important words along with idioms and phrases. So enjoy your session. Work hard in silence. Let success make the noise. जितनी भी मेहनत कीजिए शांति से कीजिए. आपकी कामयाबी ही आपका असली शोर होगा. आपका सक्सेस का सेलिब्रेशन ही आपका असली शोर होगा. So with this good thought, let's start our session for the day. Hello everyone, welcome to Smartly. My name is Dipali and we are towards our first word of the day, that is devastating. Devastating means जब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिज़ास्टरस होता है, उसको हम डिवास्टेटिंग कहते हैं. ठीक है. विध्वंस कारक. डिवास्टेशन मतलब जब बहुत बड़े लेवल पर कहीं पे कुछ भी टूट जाता है उसको हम कहते हैं डिवास्टेटिंग. इसके लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था, कैटाक्लिज्मिक. राइट. जैसे ये डिजास्टरस व्यू है, डिवास्टेटिंग व्यू है, कैटाक्लिज्मिक व्यू है. ठीक है. तो व्यू कैसा है? डिवास्टेटिंग. तो ये व्यू की विशेषता है. दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव व्यू. बहुत जल्द हम आपके लिए आपके इंग्लिश क्लासेस सेशंस ये सब स्टार्ट करने वाले हैं. अपने बेस्ट जो भी आपके कोर्सेज हैं, जो भी आपकी ड्रीम जॉब के लिए हैं, उसमें एनरोल करने के लिए प्लीज़ गो टू आवर वेबसाइट smartlybyssb.com सो दैट आप बिना एक भी क्लास मिस किए हुए रेगुलर सेशन ज्वाइन करके अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकें. राइट. सो गेटिंग back to our word devastating, which means disastrous. The news of her accident was devastating to all of us. उसके एक्सीडेंट की न्यूज़ हम सबको तोड़ के रखने वाली थी. It was very hurting. It was disastrous for all of us. So ये कंडीशन मन की भी हो सकती है, हमारी फीलिंग रिलेटेड भी हो सकती है, किसी प्लेस या बिल्डिंग रिलेटेड भी हो सकती है. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज egregious. egregious मीन्स शॉकिंग, चौंकाने वाला. जो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है उसको हम कहते हैं egregious guys. Okay. Something which is outstandingly bad. इतना ज़्यादा कि आपको शॉक दे दे. For example, the egregious mistake these couple made was not spending enough time seriously planning for a lifetime together in marriage. आउटस्टैंडिंगली बैड या फिर शॉकिंग मिस्टेक इस कपल ने की है कि उन्होंने सीरियसली प्लान नहीं किया, सीरियसली शादी के बाद टाइम स्पेंड करने के लिए, पूरी लाइफ साथ में स्पेंड करने के लिए इतना टाइम डेडिकेट नहीं किया. तो दिस वॉज अ बिग मिस्टेक. तो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक इट वॉज एन एग्रीजियस मिस्टेक. तो जो भी वर्ड्स आपको किसी चीज़ की विशेषता बनाते हैं, लाइक टू लिटिल, सॉफ्ट, हार्ड, लेस, मोर, ये सारे वर्ड जो आपको क्वांटिटी, क्वालिटी, जिन चीज़ों के बारे में विशेषता बताते हैं वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं. सिमिलरली यहाँ पे कैसे मिस्टेक थी? इट वॉज एन एग्रीजियस मिस्टेक. सो दिस इज एन एडजेक्टिव गाइज. एग्रीजियस जैसा साउंड करने वाला एक और वर्ड कॉमनली यूज होता है, दैट इज एग्रेसिव. ठीक है. एग्रेसिव वर्ड आता है एग्रेशन से, जिसका मतलब होता है गुस्सा. सो आप कैसे याद रख सकते हैं एग्रीजियस को एग्रेसिव से? एग्रेसिव मतलब होता है पीपल हु बिहेव इन अ बैड मैनर विद एंगर, और एग्रीजियस मतलब होता है समथिंग विच इज आउटस्टैंडिंगली बैड.
ठीक है, एग्रेशन में गुस्सा इंक्लूडेड होता है, एग्रीजियस में ज़रूरी नहीं है गुस्सा इंक्लूडेड हो, बट द सिचुएशन इज़ वेरी शॉकिंग एंड वेरी बैड. आई होप द वर्ड इज़ क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज रग्ड. आजकल रग बहुत लोगों ने कॉमनली सुना है बिकॉज दे वेयर दिस, दे वेयर पैंट्स, दे वेयर जीन्स विच आर रग्ड. रग्ड का मतलब क्या होता है? टॉन. ठीक है, जिसके थ्रेड्स वगैरह निकले होते हैं, जिसको हम थोड़ा सा कहते हैं ना, द मटीरियल इज टीज्ड ऑल्सो, उसको हम कहते हैं रग्ड. अब रग्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? रग मतलब किसी चीज़ ने जो स्ट्रेस फील किया हुआ है, स्ट्रेस्ड है, या फिर काफ़ी ज़्यादा वॉर्न आउट है, तो रग्ड का मतलब एक्सपीरियंस्ड भी होता है गाइस. सम पीपल बिकम वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड आफ्टर गेटिंग रग्ड. ज़रूरी नहीं इट इज़ यूज फॉर अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इट इज़ यूज फॉर अ पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑल्सो, बिकॉज इट सिग्निफाइज योर एक्सपीरियंस, योर प्रेजेंस इन लाइफ. ठीक है, सो समबडी जो हमें पता है एक्सपीरियंस और स्ट्रगल के साथ, स्ट्रगल का सिंबल है रग्ड, उसके साथ हम लोग काफ़ी रॉबस्ट, ड्यूरेबल बन जाते हैं, स्टर्डी बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, टिकाऊ बन जाते हैं, हमारा लाइफ और बढ़ जाता है, लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है. तो रग्ड उसको भी सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल यू नो, मार्केट में डेल के लैपटॉप्स को काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ, रग्ड माना जाता है. Dell is known for providing most rugged laptops, most durable, robust, sturdy. तो rugged के हमने दो मीनिंग्स पढ़े. वन इज़ रिलेटेड टू आवर क्लोथिंग, जो टॉन या डिस्ट्रेस्ड हमारी जीन्स होती हैं, जिनसे रैग्स वगैरह निकले हुए होते हैं, उसको कहते हैं रग्ड. एक रग्ड हो गया रॉबस्ट, स्टर्डी, टिकाऊ, राइट. तो what is the quality of laptops? They are rugged, they are very strong. तो it's an adjective here again. All right, heading towards the next word of the day, that is assent. Assent मतलब होता है accept, सहमत होना. For example, you can see in this image, when the deal or the thing gets finalized, when people shake hands, इसका मतलब दोनों पार्टीज एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, सहमति देते हैं. प्रिंस बैडब्रेटन bowed his head in sign of assent and approval. जनरली ये फ्रेज एक साथ आता है, assent and approval. जब आप किसी चीज़ को मान के उसको अप्रूव कर देते हैं, उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, उसको हम कहते हैं assent and approval, राइट. तो assent मीन्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, इट्स अ वर्ब, राइट. नाउ एक कॉमन मिस्टेक होती है assent और assent में. इन दोनों को डिफरेंस, एसेंट कहते हैं इसको एसेंट कहते हैं. जैसे हमने एसेंट अभी डिस्कस किया, येस आई एसेंट योर प्लान्स, हाँ मैं आपके प्लान्स को एक्सेप्ट करता हूँ. असेंट मतलब, असेंट वर्ड आता है असेंड से. हमने पढ़ा था असेंडिंग नंबर्स, डिसेंडिंग नंबर्स. असेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5. तो जब हम स्मॉल से बड़ी चीज़ की ओर बढ़ते हैं उसको हम असेंड कहते हैं, या नीचे से ऊपर की तरफ जाना असेंड करना होता है. असेंड इज़ अ वर्ब, लेकिन चढ़ना इज़ असेंड. लेकिन हम उसको अगर टी लगा देते हैं तो वो चढ़ाई हो जाती है. द असेंट हैज़ टेकन आवर्स, इस चढ़ाई ने 3 घंटे लिए हैं, right? So I hope the difference between assent and assent is clear for you. I wanted to describe one more word, that is accent. Accent या accent क्या होता है? हमारे बोलने का लहजा, तरीका. जैसे ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश का लहजा अलग होता है. डिफरेंस क्या होता है गाइज? हमारे बोलने में, हमारे प्रोनाउंसिएशन में कितना डिफरेंस है उसका. अगर, और ये एक्सेंट सही और गलत भी हो सकता है. जैसे अगर मैं प्रोनाउंसिएशन वर्ड को ही प्रोनाउंसिएशन कहूँ, दिस इज़ अ रॉन्ग एक्सेंट, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट. तो आपको क्या बोलना है इसको? प्रोनाउंसिएशन. आई होप द वर्ड इज क्लियर. नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एप्टीट्यूड.
जैसे आपके जो जनरल जो एग्जामिनेशंस हैं जिनके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जनरल एप्टीट्यूड भी डिस्कस होता है। एप्टीट्यूड मतलब आपकी स्किल्स का लेवल, आपकी नॉलेज का लेवल, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। फिटनेस, योर टैलेंट, योर जनरल टैलेंट, वो डिसाइड होता है एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू लर्न समथिंग, उसको आप एंटिसिपेट करते हैं, उससे आइडियाज़ लेके आते हैं, उसके प्रिडिक्ट करते हैं कि इससे क्या चीज़ पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी लर्न ABC, हम छोटे छोटे वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं, जैसे C फॉर कैट, राइट। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कैट क्या होती है, अपने माइंड को चैलेंज करते हैं उसके बारे में और सोचने के लिए। कुछ चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं, कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं, और जो हमारे ये सारे थॉट्स हैं उनको एक जगह पे अलाइन करते हैं, इनर लाइन प्लेस करते हैं और उससे फिर से सीखते हैं। इसी प्रोसेस को एप्टीट्यूड कहते हैं। जनरल एप्टीट्यूड वही होता है, आप बेसिक अपना जनरल नॉलेज से, अपना इंग्लिश लर्निंग से, डे टू डे आपकी लाइफ में जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, मैथ से, हर चीज़ से जो कुछ नया सीखते हैं, उसको अपने माइंड में सेट करके उसको माइंड से इंटरप्रेट करते हैं, चैलेंज करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। आजकल हर एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल इज साइंटिफिक टेम्पर कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। यहाँ पर हमारे कुछ नए वर्ड्स हैं, डोंट वरी, विल अंडरस्टैंड। टेम्पर, एप्टीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया है। लिबरल, टेम्पर मतलब होता है एक तो गुस्सा, ठीक है, दूसरा होता है डिग्री ऑफ हार्डनेस। जब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको हम टेम्पर कहते हैं। साइंटिफिक टेम्पर, जो हमारा साइंटिफिक डिफ़िकल्टी है, उसके लिए इट कॉल्स फॉर, मतलब इट यूजेस, इट नीड्स, इट रिक्वायर्स एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। आप खुल के आज़ादी से, लिबर्टी के साथ बड़ा सोच सकें, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सोच सकें। तो जो हमारी साइंस रिलेटेड चीज़ों में एडवांसमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि उसको सोचने के लिए आपको अच्छा टैलेंट, अच्छी फिटनेस चाहिए, अच्छा एप्टीट्यूड चाहिए, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ बिगाइल। इसको हम बिगिल भी कहते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ बिगाइल, ठीक है, बिगाइल। इसका मतलब क्या होता है? डिल्यूट, चीट। जब आप किसी को धोखा देते हैं, दैट इज बिगाइल। डिल्यूट को आप डिल्यूशन से याद करेंगे। जब आपको कोई भ्रम करता है ना, भ्रम करने की कोशिश करता है, उसको हम डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूट वर्ड से ही डिल्यूजन आया है। कैन यू सी दिस इमेज? ये लेडी इस पर्सन को कहीं और डायरेक्ट करके शी इज चीटिंग अपॉन हिम। So this is beguiling somebody. Don't be beguiled by the innocence of her face. उसकी शक्ल के आप जो भोलापन है उससे चीट मत हो, उससे धोखा मत खाओ। तो beguile होना क्या होता है? If you cheat somebody तो ये verb की तरह यूज होगा, बट यहाँ पे हम beguile को noun की तरह यूज कर रहे हैं कि don't be cheated, right? Now next word is connivance. कनाइवेंस भी हम, जैसे बिगाइल होता है धोखा देना, कनाइवेंस होता है जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, ओवरलुक करते हैं, दैट इज कनाइवेंस। Criminals have been carrying on their deleterious activities with the connivance of police. तो बेसिकली क्या होता है, जब लोग इग्नोर कर रहे हैं उसकी वजह से जब आपको कोई धोखा दे रहे हैं। बिगाइल मतलब धोखा देना, कनाइवेंस मतलब इग्नोर करना। जैसे दिस पर्सन ए एंड दिस पर्सन बी, ये दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, बट दे देमसेल्व्स आर नॉट ट्रस्टेबल। तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, बट दे आर बिगाइलिंग ईच अदर। Criminals have been carrying on their deleterious activities with the connivance of police. क्रिमिनल्स अपनी बुरी एक्टिविटीज़ को, लोगों के लिए जो हार्मफुल होती हैं, उनको डेलिटेरियस कहते हैं।
हार्मफुल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर रही हैं क्योंकि पुलिस की काफ़ी इग्नोरेंस है। एरुडाइट, एरुडाइट मतलब लर्न, स्कॉलरली। ये हमने वर्ड आई गेस पहले डिस्कस किया था। जो लोग रूड होते हैं दे आर नॉट वेरी गुड इन देयर माइंड, दे आर नॉट गुड विद नॉलेज, सो वी प्लेस ई। पीपल हु आर नॉट रूड, कौन से लोग रूड नहीं होते? जो काफ़ी पढ़ चुके होते हैं। तो एरुडाइट, ये सिर्फ याद करने का तरीका हम आपको समझा रहे हैं। एरुडाइट इज समबडी हु इज नाइसली लर्न, स्कॉलरली, जैसे जिसको हम पंडित कहते हैं, जिनमें बहुत ज्ञान होता है। डू यू ऑल आइडेंटिफाई दिस इमेज, दिस एनिमेटेड कैरेक्टर? ये हैं हमारे तेनालीराम, एक हमारे चैतन्य भी थे। तो इनको काफ़ी स्कॉलरली, काफ़ी नॉलेज पीपल ऐसे माना जाता था फॉर देयर ट्रिक्स, फॉर देयर प्रिंसिपल्स, अपनी नीतियों के लिए। तो दे आर एरुडाइट पीपल। हिज राइटिंग्स आर नॉट एरुडाइट बट दे आर रेड विथ कीन इंटरेस्ट। यहाँ पे बट भी आएगा। उसकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा लर्नड, बहुत स्कॉलरली नहीं है, लेकिन उनको पढ़ा जाता है काफ़ी इंटरेस्ट से। कीन मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड इंटरेस्ट से। हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट मीन्स डिस्ट्रक्शन। डू यू रिमेंबर अभी हमने डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सा वर्ड पढ़ा है गाइस? प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, और उसके साथ द वर्ड एडिशनली विच आई हैव टोल्ड यू, please mention that in the comment section right now. I want it in the live comment section, live chat box. I'll give you 30 seconds for that. Starting now. Okay, stop. Time is over. I'll be replying in the comment section only. Just go to the comment section for 10 more seconds, guys. All right. So getting back to our word Holocaust. Holocaust means destruction. एक्चुअली हॉलोकास्ट को स्टैंडर्ड तरीके से एक स्पेशल जगह पे यूज़ किया था। कब? द सिस्टमिक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ 6 million Jewish men, women, children and millions of others by Nazi Germany and its collaborators. तो हुआ क्या था हिस्ट्री में? नाजी जर्मनी, जो नाजी लोग थे और उनके जो कोलैबोरेशन, जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने एक सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से 6 million जो जूइश लोग हैं उनको एक साथ मार दिया था। उनके बच्चों को और बाकी जितने भी जूइश लोग थे उनको मार दिया गया, पूरे के पूरे स्टेट को एक साथ ख़त्म कर दिया। तो जब इतने ग्रैंड लेवल पे कोई डिस्ट्रक्शन होती है उसको हम हॉलोकास्ट कहते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन जो हमने इस सेशन में पहले डिस्कस किया था एंड नाउ? तो हॉलोकास्ट जब बहुत ग्रैंड लेवल पे लोगों को मारा जाता है या बहुत ग्रैंड लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम हॉलोकास्ट कहते हैं, राइट? नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई लेसर लेवल पे है या बिल्डिंग्स के डिस्ट्रक्शन को लेके है तब आप इसको हॉलोकास्ट को नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रैंड लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वहाँ पे इसको यूज़ करना सबसे एप्ट रहेगा। ओके, थर्ड वर्ल्ड वॉर इज बाउंड टू ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। थर्ड वर्ल्ड वॉर से ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज किन या किल। इसको कीन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। कीन मतलब जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेटेड कोई चीज़ होती है, जैसे कीन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान वाला इंटरेस्ट है, उसको कहते हैं कीन। दिस इज किन गाइस।
आपने भट्टी सुना है? भट्टी देखी है जिसमें चीज़ें कुक होती है, ये सब की ब्रेड्स कुक होती है, आपके पिज्ज़ाज कुक होते हैं, उसको हम किन कहते हैं? द फर्नेस मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ही इज़ रनिंग अ ब्रिक किन दीज डेज। तो किन जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन ऑल्सो, बट बेस्ट वन इज एंड द ओल्डेस्ट वन इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड मड. Now, heading towards our idioms and phrases section. First one is part and parcel. इसको आपने पास्ट में काफ़ी यूज़ किया होगा जब कोई चीज़ कहीं से inseparable होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है उस चीज़ का, और उस चीज़ को पार्सल, उस चीज़ को कंप्लीट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसे हम पार्ट एंड पार्सल कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन दिस एनिमेशन, दिस कार्टून कैरेक्टर. हु इज ही? कैन एनीबडी टेल मी? They are the famous cat and the dog. They are connected, and yes, they were designed like this only. They are inseparable from each other. They are part and parcel of each other. Every citizen living in India must regard themselves as part and parcel of the larger whole. हर सिटीज़न जो इंडिया में रह रहा है उसको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने आप को ऐसा सोचना चाहिए कि वो एक इंसेपरेबल पार्ट है हमारे पूरे कंट्री का, राइट. नेक्स्ट वन इज सिट ऑन द फेंस. फेंस मतलब आप सभी जानते हैं, जो अपने हाउस के बाहर हम ऐसे फेंसिंग करते हैं टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम पीपल, स्पेशली स्ट्रे एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए. ये आपने मूवीज़ एंड एनिमेशंस में भी देखा होगा. जनरली वाइट या ब्राउन कलर की फेंसिंग होती है. तो इसके ऊपर बैठना ये क्या डिनोट करता है? नॉट कमिट टू वन सेल्फ. जब आप अपने आप को कोई कमिटमेंट नहीं देते, दैट इज सिटिंग ऑन द फेंस. सिट ऑन द फेंस. कैन यू सी दिस गर्ल? शी इज सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब किसी चीज़ के लिए कमिट नहीं कर सकती. व्हेन द पार्टी स्टार्टेड, रमेश वॉज अक्यूज ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस. जब पार्टी स्टार्ट हुई तो रमेश को ब्लेम किया गया कि वो कमिट नहीं कर रहा है अपने आप को पार्टी में. ही इज़ नॉट कम्प्लीटली इनसाइड द पार्टी. दिस इज स्टार्टेड गाइज, प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज. दिस इज नॉट स्टेटेड, दिस इज स्टार्टेड. ठीक है, तो अपनी कमिटमेंट ना देना किसी चीज़ के लिए, दैट इज सिटिंग ऑन द फेंस. सो देर इज़ अ मूवी ऑफ सलमान खान ऑल्सो ना, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता टाइप्स. तो he does not sit on the fence ever guys, because he is not a kind of person according to the movie जो कभी कमिट नहीं करता. But sitting on the fence means up commit. I'm sorry, I think this is going like a tongue twister for me. जो कभी भी कमिट नहीं करता उसको हम कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस. तो ऑब्वियसली सलमान खान कैन नेवर बी सिटिंग ऑन द फेंस. I hope it is clear. Do not get confused. If you don't get this joke also, it's okay. You should get the meaning of this idiom, sitting on the fence. So with this, I would like to conclude my session here only. Thank you very much for listening. If you like the session, please share it with your friends and hit the like button. Thank you very much for watching. All the best. Stay safe. Take care.